नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, इंटरनेट और इंटरनेट से जो संबंधित मुद्दे थे उस पर हमने पिछला लेक्चर नंबर 19 लिया। इस सीरीज का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लेक्चर नंबर 19 अपलोड किया था अभी, और ये उसका पार्ट 20 है। मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 20 है। दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने पूरा प्रयास किया है कि इंटरनेट को समाप्त कर दिया जाए। इंटरनेट का जो टॉपिक है इसको कोशिश किया हूँ कि समाप्त कर दिया जाए, परंतु फिर भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ही अगर हम देखें तो आप लोग अगर जाके देखेंगे, मेरा जो पहले लेक्चर अपलोड किए गए हैं, जो लेक्चर नंबर 17 देखें, अगर आप लेक्चर नंबर 17 देखेंगे तो उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था वाइट बोर्ड पर और बताया था कि क्या क्या मैं इसमें पढ़ाऊँगा। तो लगभग उसमें जुड़ी सारी बातें आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगी। सिर्फ कुछ चीज़ें बच जाएंगी जिसमें मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि सूचना मतलब इंटरनेट कनेक्शन की युक्तियाँ बताया था मैं कुछ, और उस युक्तियों में आप देखेंगे आजकल काफ़ी टर्म यूज होता है। वाईफाई, अक्सर आप देखते हैं वाईफाई का नाम सुनते हैं हम। आजकल नया इन्वेंशन आने लगा है लाईफाई, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है लाईफाई का, लेकिन आने वाले समय में खूब यूज होगा लाईफाई का, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे हॉट स्पॉट का यूज किया जाता है आजकल। हॉट स्पॉट यूज होता है, जो संभावनाएं हैं कि प्रीलिम्स में हॉट स्पॉट पे क्वेश्चन पूछ ले, संभावनाएं हैं कि प्रीलिम्स में ब्लूटूथ पर क्वेश्चन पूछ ले। अब इनसे जुड़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। इस लेक्चर में तो मैं आपको बाकी इंटरनेट और उससे रिलेटेड इशू ही पढ़ाने वाला हूँ, बट इसके बाद एक और लेक्चर बनाएंगे। उस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर लेंगे थोड़ा सा कि ये वाईफाई क्या है, वाईमैक्स क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, लाईफाई क्या है। एक और आप सुनेंगे या सुने होंगे कि बुक पढ़े हों कोई तो साईफाई करके आ रहा है ऐसे। फिर आप देखेंगे वाइट फाई है, ये वाइट फाई अभी मैं नीचे शायद लिखा ही नहीं, लिखा होगा, देखिए वाइट फाई है। तो ऐसे कुछ टर्म्स प्रीलिम्स में पूछे आ सकते हैं, और पूछे आ सकते हैं तो इसलिए इतना मेहनत करने के बाद, एक एक बातें पढ़ने के बाद इस सीरीज़ में, और इस एक लेक्चर को कम करके कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए मैं आज जो लेक्चर अभी ले रहा हूँ इसको कंप्लीट करता हूँ, और बहुत जल्दी ही इस लेक्चर के जस्ट बाद, मतलब मान लीजिए हर रोज़ एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो आज अभी ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा जो पार्ट 20 है, और इसके जस्ट बाद अगले दिन तक आपको मिल जाएगा इसका 21 पार्ट, जिसमें हम लोग ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे। अपेक्षाकृत छोटा लेक्चर ही वो रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग अपने जो सीरीज का अगला सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, उस पर चले जाएंगे। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया कि हम क्या कवर करने वाले हैं। और आपको फिर से एक बार मैं बता दूं यहीं पर कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, सेम इसी पीपीटी का पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देता हूं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिमाइंड आईएएस के टेलीग्राम पे जाएं आप। टेलीग्राम का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूं, तो उस टेलीग्राम के लिंक से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस पीपीटी को पढ़ना है तो आपको। वैसे भी जब वाइट बोर्ड पे क्लास लेता हूँ मैं तो शायद ही पीपीटी वगैरह मैं डालता हूँ। पीपीटी ले रहा हूँ क्लास, इसलिए पीपीटी सीधे उसमें डाल देता हूँ कि आप चाहें तो पीपीटी पढ़ने का अगर आपको कभी विचार करता है तो आप इससे पढ़ लें। तो इस तरीके से एक बार फिर से मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या है टेलीग्राम। टेलीग्राम है रिमाइंड आईएएस इंदौर, रिमाइंड आईएएस इंदौर, और उसके जस्ट बाद आगे आप देखेंगे तो ऑफिशियल लिखा होगा। ऑफिशियल पब्लिक है, इसको आप अपने टेलीग्राम पे अगर डालेंगे तो मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, या एटलीस्ट अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास आज का, और देखते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। और
अगले स्लाइड से आपको ये चीज़ मिलने लगी। देखिए कल मैं आपको बोला था क्या कि हम लोग वर्ल्ड वाइड वेव को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेव इतना ज़्यादा प्रचलित है आज के समय में कि लोग यहाँ तक इसके इंटरनेट के पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग करने लगे हैं आजकल। किसका? तो वर्ल्ड वाइड वेव का, WWW। ये इतनी बात तो आपको पिछले लेक्चर में भी मिला था। मैंने बोला था कि यह डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये वाली बात तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और यहीं पर लेक्चर रुक भी गया था। उसमें आपको देखेंगे पहला जो हेडिंग होगा यही होगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। और ये आपके कॉमन लाइफ की बात है। आज आप इंटरनेट के ज़माना में जी रहे हैं तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेटली इसको देखे होंगे। किसी भी आप सोशल साइट, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो आप देखेंगे वेबसाइट पर जाने के बाद एक नीले कलर की, आप कभी देखिएगा वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो कुछ नीले कलर का ऐसे एक लिंक लगा होता है कहीं भी, और जब उस नीले कलर पे हम लेके जाते हैं अपने माउस को या कर्सर को जो भी, तो वहाँ पे हाथ बन जाता है, आप देखेंगे। और उस पर क्लिक करते हैं तो फिर वो किसी दूसरे पेज पर लेके चला जाता है हमको। तो बस वही जो लिखा हुआ है नीले कलर से, उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपर टेक्स्ट। अब इसको समझिए, पढ़िए, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बोल रहा है कि यह कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर, अब टेंशन आप मत लीजिए, वेब पेज क्या है ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में कवर किया हूँ, ये भी मिल जाएगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में कई जगहों पे अलग अलग एग्जामों के, इसलिए मैंने इसको कवर भी किया है। यह कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर प्रदर्शित टेक्स्ट है। टेक्स्ट समझ रहे हैं आप, जो लिखा हुआ पार्ट है उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो टेक्स्ट है जो उसी या किसी अन्य वेब पेज पर उपलब्ध क्या क्या? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है, जुड़ा रहता है। इसे स्क्रीन पर गहरे, देखिए गहरे और गहरे नीले रंग से, देखिए यहाँ पे है, गहरे नीले रंग से या रेखांकित करके दिखाया जाता है। जैसे ही कंप्यूटर के कर्सर, कर्सर समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए अभी मैं कर्सर यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, अभी ये ब्लिंक कर रहा है जो मेरा पेन, ये भी एक तरीके का कर्सर है। अभी मैं इसको पेन को हटा दूंगा तो यहाँ पे तीर जो दिखेगा उसको कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं तो एक हाथ जैसा प्रतीक बन जाता है, डेफिनेटली आप देखे होंगे इसको। और उस पर क्लिक करने पर उससे जुड़ी सूचना पर हम पहुंच जाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपर टेक्स्ट। समझ गए होंगे आप। हाइपर टेक्स्ट एक तरीके का भाषा है, हाइपर टेक्स्ट एक तरीके का लिखने का तरीका है। आप कंप्यूटर अगर पढ़े होंगे अच्छे से, कंप्यूटर जो कि मैं कवर नहीं कर पाया समय के अभाव में, कंप्यूटर एक अलग ही टॉपिक बन जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है वो। तो कंप्यूटर में भाषाएं होती हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर में भाषा होती है, तो उस कंप्यूटर में जो भाषा होती है, भाषाएं कई प्रकार की होती हैं। आप देखेंगे कुछ निम्नीकृत भाषाएं होती हैं या निम्न भाषाएं होती हैं, और कुछ भाषाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? उच्च भाषाएं होती है। तो अब ये चीज़ तो कवर करना यहाँ पे संभव नहीं है। अब देखेंगे लोग बोलते हैं कि जावा है, C++ है, इस तरीके से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं कि इस पर, तो उसी तरीके से हाइपर टेक्स्ट भी एक भाषा जैसा काम कर देता है। तो हाइपर टेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर प्रदर्शित ये टेक्स्ट, लिखा हुआ एक टेक्स्ट होता है जो उसी वेब पेज पर उपलब्ध रहेगा। टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो या किसी अन्य पेज पर वो रहेगा या अन्य डिवाइस पर रहेगा कहीं वो। और इसको नीले रंग से हम क्या कर देते हैं? रेखांकित कर देते हैं। जैसे इस पर कर्सर ले जाते हैं तो वो कर्सर हाथ बन जाता है, और जैसे उस पर क्लिक मारते हैं तो हम, वो कर्सर हमको क्या कर देता है? ये हमको हाइपर टेक्स्ट उस जगह पर लेके चला जाता है जो चीज़ हमको ढूंढनी होती है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, और प्रीलिम्स के व्यू से तो आसानी से समझ गए होंगे आप। अब देखिए अगला, हाँ लेकिन मेंस के लिए भी इससे ज़्यादा आपने को जानने की आवश्यकता थी नहीं। अब हम लोग हाइपर टेक्स्ट बीच में आ गया है, जो नोट जैसा हम पढ़ लिए, परंतु अभी हमको WWW को पढ़ना ही है। WWW अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं कल ही आपको बोला था
कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पर क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है। तो अभी देखिए मैं ये जो पार्ट चल रहा है ना, बीच में हाइपर टेक्स्ट क्या है, वो एक ऐड जैसा आ गया समझ लीजिए। परंतु www जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको अभी हम आगे जारी रख रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि और क्या है। देखिए, अब वर्ल्ड वाइड वेब का परिभाषा अभी आपने देखा क्या था। वर्ल्ड वाइड वेब का परिभाषा अभी हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड वेब की परिभाषा, एक मिनट देखिए, यह डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़ा होता है। इतनी ही बात मैंने आपको बताया, कल भी बताया था। अब उसके बाद हाइपर टेक्स्ट आ गया, तो आपके कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट क्या है ये समझ लिए। अब हाइपर टेक्स्ट के बाद हम आ जाते हैं फिर से www पर, जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे भी कल आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ ही गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, फाइल होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इत्यादि का समावेश होता है, जो www की एक सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी, ये वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार सर्वप्रथम 1989 सर्न प्रयोगशाला, 1989 में सर्न प्रयोगशाला। सर्न प्रयोगशाला क्या है, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो विज्ञान में आपने सर्न प्रयोगशाला का, उम्मीद करता हूँ, नाम जरूर सुने होंगे। सर्न प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर एक नीचे टनल बनाकर, सुरंग बनाकर 1952 से ही एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है। बीच में कभी आपने सुना होगा कि गॉड पार्टिकल के बारे में आपने कभी नाम सुना होगा। तो ये गॉड पार्टिकल का जो नाम है और कुछ नहीं है, यहीं से आया था कि हमने सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल ढूंढ लिया है। खैर वो एक अलग लेक्चर का मुद्दा है, वहाँ पे हम लोग ना जाएं, हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ाएं। तो सर्न क्या है, इसको हम बोलते हैं काउंसिल, ऐसे बोलें, यूरोपियन काउंसिल। थोड़ा लिखने में दोस्तों इस पर दिक्कत जाती है मुझे। यूरोपियन काउंसिल फॉर, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फॉर, सॉरी यहाँ ही लिखते हैं, फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब साइंस डिटेल में जब फिजिक्स पढ़ेंगे आप, तकनीक और पढ़ेंगे आगे, तो उसमें ये चीज़ें मिलेगी। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1952 में, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर एक टनल बनाया गया है बड़ा सा, और उस टनल में मशीनीकृत करके, पूरी मशीनें लगाकर, और विश्व के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इस तरीके से वहाँ पर फिजिक्स के बेस पार्टिकल का अध्ययन किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा प्रयोगशाला है। उसी प्रयोगशाला से जुड़े हुए एक व्यक्ति, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उसी प्रयोगशाला से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, इनका नाम कई बार आपने सुन लिया है इसी लेक्चर में। क्या नाम था इनका, कि 1989 सर्न प्रयोगशाला में कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली, कई बार इसका नाम सुन लिए हैं आप और कई बार और सुनेंगे, ने किया था। जबकि इसका पहला आम प्रयोग, आम मतलब ये गुठली आम खाने वाला नहीं, मतलब पहला जनरल कोई भी व्यक्ति जो प्रयोग कर सके तो इसको आम प्रयोग बोलते हैं। पहला आम प्रयोग इसका 6 अगस्त 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। अब देखिए क्या दिया है आगे इसके, बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो ये दिए, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में देखा जाता है इसमें, और वेबसाइट वेब सर्वर पर फाइलों के रूप में संग्रहित होती है। वेबसाइट जो होती है वेब सर्वर पर, सर्वर क्या है आपको पहले से ही पता है कि सर्वर क्या है, तो ये सर्वर पर फाइल के रूप में क्या होती है, संग्रहित होती है। और फाइल क्या है आप समझ गए हैं। अगले उस पर हम चलते हैं, देखते हैं, अभी यही कंटिन्यू रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब ही। देखिए यह मुख्य रूप से, यह मतलब कौन, वर्ल्ड, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, www है, यह मुख्य रूप से HTML, HTTP, उसके बाद वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। अब देखिए मैं पहले ही बोला था ना कि जब तक आपको बेसिक चीज़ें तैयार नहीं रहेंगी दिक्कत होगी। HTML मैंने आपको पहले इसीलिए पढ़ाया क्योंकि HTML की यहाँ आवश्यकता है। फिर देखिए HTTP की आवश्यकता है, वो पढ़ाया।
अब वेब सर्वर क्या है ये भी आपको पता है, पहले बता चुका हूं कि जो एक बड़ा कंप्यूटर जहां पे ज़्यादा सूचनाएं स्टोर करके रखी जाती हैं वो सर्वर है। अब बात रहा वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर क्या है इसको इसी लेक्चर में मैं आपको कवर करूंगा। इसी लेक्चर में आप देखिएगा वेब ब्राउजर को मैं आगे समझाया हूँ, जिस पर हम क्या करते हैं, जैसे गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है, उस पर हम जाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं और सूचना प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको वेब ब्राउजर बोलेंगे। तो वेब ब्राउजर की परिभाषा वगैरह क्या है आगे इसी लेक्चर में हम देखेंगे। थोड़ा वर्ल्ड वाइड वेब को और एक्सप्लोर कर लेते हैं और समझ लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता है। ये तो मैं पहले ही आपको बता दिया था। उसके बाद आप देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि इसके द्वारा उपयोगकर्ता अपने यहाँ अपनी संस्था से संबंधित सूचनाएं दुनिया में कहीं भी भेज सकता है और अन्य उपयोगकर्ता उससे संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब www जो है, वर्ल्ड वाइड वेब, कर्सर में दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब बड़ा आसान चीज़ें हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा अपन करने की आवश्यकता हम लोगों को है नहीं, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर कर भी नहीं रहा हूँ। इसको एक बार पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बोर्ड पे ही कवर किया जाता। लिखने का काम ज़्यादा था, इसलिए ही इसको लिख के कराया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको। अब इसमें मुख्य विशेषताएं क्या है ये दिमाग में रखिएगा, प्रीलिम्स में कहीं पूछ सकता है क्या मुख्य विशेषताएं हैं। आप ध्यान से देखिए इसको, मैं अभी हाइलाइटर ले लेता हूँ। हाइलाइटर थोड़ा सा क्या रहेगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। देखिए ये, अब पहला क्या है, इसके वेब पेज HTML में लिखे जाते हैं। अब HTML क्या है आपको पता है, अच्छा HTML आपको नहीं पता है, ये आपको इसी लेक्चर में अभी नीचे में बता दूंगा। ये एक भाषा है, ये कंप्यूटर पर लिखने के लिए एक भाषा है HTML, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे अभी इस लेक्चर में बताऊंगा मैं। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि भाषा है, इस भाषा का प्रयोग करके ही हम क्या कर देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी हम पेज बनाएंगे वो सारे पेज क्या होते हैं, इसी भाषा में लिखे जाते हैं। दूसरा क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट में अभी आपको बता ही दिया पहले ही। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इसके किसी वेब पेज पर लिंक देने के लिए हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये हाइपर लिंक क्या है, तो आपको टेंशन इससे लेना है नहीं। हाइपर लिंक क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा। हाइपर लिंक मतलब वही जो एक लिंक लगाते हैं ना, मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, हाइपर लिंक हो गया। हाइपर भाषा में लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट में, और उसको लिंक जैसा ले आकर वहाँ पे लगा दिया। उस पर जैसे ही आप क्लिक मारेंगे तो सीधे उस लिंक पर पहुँच जाएंगे, उस टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। तो ये विशेषताएं आप दिमाग में रखिएगा, ये विशेषताएं आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये हाइपर HTML क्या है ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। हाइपर लिंक क्या है ये भी इसका परिभाषा आगे बताऊंगा। हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर भी है, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, या आपको इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी काम आ जाएगा, और मेंस वगैरह में कहीं कुछ लिखने को आ जाएगा। MPPSC नहीं UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम कर देगा, और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं अक्सर। तो अब देखिए क्या इसमें हम बढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे इसमें वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है। इसमें ये बोल रहे हैं हम कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली एक सेवा है। तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट तो हमको पहले पता है कि इस कंप्यूटर जो जुड़ गए हैं उन कंप्यूटरों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है, सर्विस है, परंतु इतनी लोकप्रिय है, जो मैं कई बार आपको कल भी लेक्चर में बता दिया था, इतनी लोकप्रिय है कि आजकल लोग क्या करने लगे हैं, इसे इंटरनेट के एक अर्थ के रूप में ही प्रयोग करने लगे हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बताया कि बहुत मैक्सिमम काम इस पर इसी में हो रहे हैं इंटरनेट पर, परंतु वास्तव में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक उपयोग मात्र है। तो ये दिमाग में आप रखें। ये से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है
कि वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट का ही एक रूप, इंटरनेट का एक प्रयोग, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली एक सेवा, बी और सी दोनों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर जो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे अगर आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा तो आप कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट में कुछ मूलभूत अंतर इस प्रकार है। क्या अंतर है? देखिए, पहला अंतर, 3 अंतर मैंने बताए हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है और इंटरनेट तक पहुंचने का ये क्या है, एक माध्यम है। तो सीधी सी बात है, इंटरनेट नहीं है ये। इंटरनेट होता तो इंटरनेट तक पहुंचने का माध्यम थोड़ी नहीं होती है। तो ये एक इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है जो इंटरनेट तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपको इसमें बोल रहा है कि एकदम सिंपल बातें हैं। इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, याद करिए कल मैं सूट बताया था, कौन कौन से सूट थे? तो एक टीसीपी था और एक आईपी था, जो दोनों यहाँ लिखे हैं। देखिए दोनों यहाँ पे लिखे भी गए हैं, टीसीपी और आईपी। तो बोल रहा है कि टीसीपी, ये टीसीपी और टीसीपी तथा आईपी का प्रयोग किया जाता है किस पर? इंटरनेट पर। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का अर्थात HTTP का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो मैं आपको अभी ऊपर ही बता दिया कि वर्ल्ड वाइड वेब में HTTP का प्रयोग किया जाएगा और इंटरनेट पर और भी कई चीज़ें थी, लेकिन मुख्य रूप से इंटरनेट TCP और IP पर चलता है। TCP IP याद करिए, मैं कल बताया था कि TCP क्या करता है, किसी सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, वो टुकड़े पैकेट कहलाते हैं। उन पैकेटों को IP क्या करता है, पता देता है, पहचान देता है और रास्ता तय करता है कि भाई किस रास्ते से तू जाएगा। जब ये सारे रास्ते से पहुँच के मुख्य अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं तो TCP फिर पिक्चर में आता है, उनको सही से जमा देता है राउटर पर हमारे। और राउटर क्या है, पहले पढ़ा चुका हूँ, और फिर से हमको पूरी सूचना मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको पहले तैयार कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे आप। तीसरा क्या है अंतर? इंटरनेट के प्रयोग के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता अर्थात जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ शुल्क देना पड़ता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, कल बताया था मैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ये सब क्या है, हमारे देश में इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं और इनको हमें कुछ पैसा देना पड़ता है इंटरनेट चलाने के लिए। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है और इस हेतु अलग से कोई शुल्क हमको नहीं देना पड़ता है। तो ये कुछ इसके अंतर हैं। अगर आपको कब इस अंतर पूछा जाएगा तो इस अंतर को आसानी से आप लिखने के फॉर्म में भी पूछा जाए अगर, तो आप आराम से लिख पाएंगे इसको। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड वाइड वेब को समझ लिया कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध एक इतनी महत्वपूर्ण सूचना है, सेवा है, जिससे आज इंटरनेट के मैक्सिमम कार्य चल रहे हैं और इतना पॉपुलर हो गया है वर्ल्ड वाइड वेब कि वर्ल्ड वाइड वेब के पॉपुलैरिटी के कारण हम क्या कर रहे हैं, आज मैक्सिमम जगहों पर हम इंटरनेट ही इसको बोल देते हैं कि एक तरीके का इंटरनेट ही है। तो ये बात आपके दिमाग में अब आ गई होगी। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि अगले स्लाइड पर हमको क्या मिल रहा है। अब वही बात, क्योंकि मेरा मतलब ये रहता है कि जो भी टर्म्स यहाँ मैं प्रयोग करूँ उस टर्म्स को मैं आपको ज़रूर एक बार समझा दूँ। तो देखिए अब क्या है हमारा टर्म्स, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले मैं बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है। ये सिर्फ क्या है, एक भाषा है और ये बताती है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड वेब है उस पर चीज़ों को लिखना है। देखिए बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेस, वेबसाइट के पेज, जैसे देखिए कोई एक पेज बना दिया ना हमने HTML में लिख के, तो उसको हम वेब पेजेस बोलते हैं। और उसके कई समूह 4-5 पेज बना देते हैं तो उसको वेबसाइट बोलते हैं। आगे मैं इसको कवर किया हूँ इसी लेक्चर में। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि वेब पेजेस को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होता है जिसमें हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। वर्ष हाइपर टेक्स्ट क्या है ऊपर बता दिया हूँ, हाइपर लिंक क्या है भी नीचे बता देता हूँ। वर्ष 1990 में
कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था और HTML किसी वेबसाइट के विभिन्न पेजेस को हाइपरलिंक का प्रयोग करके आपस में जोड़ कर रखता है। एक पेज है तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही है। अगर 4-5 पेज 10 पेज हैं तो उस समय क्या कर देता है, ये उनको जोड़ कर रखता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि एक भाषा है। मैं पहले आपको बताया कि कंप्यूटर पे बहुत सी भाषाएं होती हैं। कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बहुत सी भाषाएं होती हैं और कुछ भाषाएं मैं आपको बताया कि कुछ निम्न या मशीनी भाषाएं होती हैं और कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। आप पढ़े होंगे मशीनी भाषा होती है, असेंबली भाषा होती है, इन दोनों को निम्न स्तरीय भाषाएं बोलते हैं। फिर उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। मशीनी भाषाओं में आप देखेंगे बहुत सी 0 और 1 बिट का प्रयोग करके काम किया जाता है। ऐसे ही उच्च स्तरीय भाषाओं में आप देखेंगे तो फोर्ट्रॉन होता है, कोबोल होता है, एल्गोल होता है, सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, बेसिक होता है, लिस्प होता है, प्रोलॉग होता है। बहुत सी भाषाएं होती हैं। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर अगर मैं पढ़ाता तो कंप्यूटर के लिए ये सारी चीज़ें कवर करता, बट उतनी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं। यहाँ कंप्यूटर अलग से नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि एक भाषा है ये। चलिए, तो ये बात आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे अगले पढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर घुस के हमको समझना है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, हाइपरलिंक क्या है। मैं यही बोला कि ऊपर हाइपरलिंक आया है। देखिए क्या बोल रहा है कि यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित सूचना को, हाइपर टेक्स्ट में जो सूचना हमने बना दिया उसको आपस में जोड़ने की व्यवस्था करता है। उन सबको आपस में, जैसे मान लीजिए हमने कई इस तरीके से कई पेज बना दिए। भाई एक पेज ये है, फिर एक पेज ये है, फिर एक पेज ये है, ऐसे कई पेज हमने बना दिया। तो हाइपरलिंक क्या कर देता है कि इन सभी पेजेस को आपस में इस तरीके से जोड़ देता है। जैसे ही यहाँ हम चाहेंगे तो इन सब का लिंक दे देंगे, क्लिक करेंगे तो इस पर पहुँच जाएंगे, इस वाले के लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पर पहुँच जाएंगे, जिसके लिंक पर क्लिक करेंगे उस पर पहुँच जाएंगे। और ये जोड़ने की व्यवस्था ही कौन करता है, हाइपर लिंक करता है। फिर देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि इसे HTML सॉफ्टवेयर भाषा में तैयार किया जाता है। अभी ऊपर हमने लिखा HTML पढ़ा, और यही किसी वेबसाइट के सभी पेजों को आपस में जोड़कर रखता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन प्रीलिम्स में जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा, इनमें से कौन किसी वेबसाइट के पेजों को जोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, और ऑप्शन दे देगा ABCD में, राउटर दे देगा, हाइपर लिंक दे देगा, हाइपर टेक्स्ट दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, हाइपर लिंक। तो कुल मिला के अगर चीज़ों को सही आप सुन रहे हैं, सही से समझ रहे हैं, तो बड़ा आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं आप। और नहीं समझे अगर, तो फिर तो रट के आप बात बनने वाली है नहीं। इसलिए मैं हर एक टर्म को यहाँ पे स्पष्ट करता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले बताया था कि वेब ब्राउजर क्या है, उसको मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए वेब ब्राउजर आ गया, इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। वेब ब्राउजर क्या बोल रहा है, देखिए कि यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाएं ढूंढता है और वेब पेजेस को प्रदर्शित कर देता है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली, मैं बोला कि कई बार इनका नाम सुनना है आपको, 1991 में ही किए थे ये। और उसके बाद उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, नाम सुने हो अगर आप तो, इंटरनेट हो गया, ओपेरा मिनी कुछ लोग बोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिल्ला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एप्पल सफारी हो गया। जो लोग एप्पल का आईफोन यूज करते होंगे वो लोग एप्पल सफारी जरूर देखे होंगे। इत्यादि वेब ब्राउजर के प्रकार हैं। तो वेब ब्राउजर बड़ा आसान है। आप देखिए गूगल क्रोम पे जाते हैं तो क्या करते हैं, उस पर आप कुछ भी टाइप कर देते हैं। उस पर मान लीजिए आपको मेरा वीडियो देखना है तो आपने रिमाइंड IAS उस पर डाल दिया, तो वो क्या कर देता है, उस रिमाइंड IAS के वेब पेज पर आपको लेके चला जाता है, ढूंढ लाता है। जितने भी इतने सर्वर पड़े हुए हैं विश्व में, लेकिन उन सब में से ढूंढ लेता है कि ये जो सूचना उपयोगकर्ता मांग रहा है वो कहाँ है, उस सूचना को लाके आपको दिखा देता है। तो इसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर हैं गूगल क्रोम, ओपेरा,
इंटरनेट एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी। तो आपको बोलना है उपरोक्त सभी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर है, हाइपरलिंक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद बोल देगा कि उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केवल आप क्या लिखेंगे, गूगल क्रोम। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बनाएगा, आप बना सकते हैं। और भी कई वेब ब्राउजर हैं, बट जो मुख्य मुख्य हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे देखिए, अब दिया है वेब सर्च इंजन। अगला दिया है क्या, वेब सर्च इंजन। थोड़ा सा इसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये वेबसाइट को सर्च करने का इंजन है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना खोज के लिए बनाया गया है और इसे वेब क्राउलर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, या वेब स्प्राइडर भी बोलते हैं, तो नाम दिमाग में रखिएगा। विश्व का जो पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था, या वेब सर्च इंजन बनाया गया था, उसका नाम था वांडेक्स, VANDX, वांडेक्स हिंदी में बोलते हैं लोग। और उदाहरण के लिए आप गूगल केवल देखिए, गूगल क्रोम नहीं, केवल गूगल, याहू, यूट्यूब, ये सब लाइकास, ये सब क्या है, तो ये सर्च इंजन है। तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि सर्च इंजन जो होते हैं ये भी काम तो वही करते हैं कि इस पर भी हम क्या करते हैं, कोई सूचना डालते हैं, उस सूचना को ढूंढ के लेके आता है। लेकिन इनको आपको अलग देना है, तरीके से समझना है कि गूगल केवल है तो वो वेब सर्च इंजन है, याहू है तो वेब सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम है तो वेब ब्राउजर है। ये इतना आपको दिमाग में बस रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा प्रीलिम्स के व्यू से। और मेंस के व्यू से आएगा तो इतना लिखना सफिशियंट है, छोटे नंबर में ही आएगा। आगे देखिए, अब दिया है आईपी एड्रेस। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। देखिए, कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं तो आपको पता है कि इंटरनेट से जोड़ के हम फ्रॉड भी तो कर सकते हैं ना। इंटरनेट से जोड़ के कितने क्राइम किए जा सकते हैं। तो इंटरनेट पर क्या किया जाता है कि जो भी उपयोग करता है उसको एक परिचय देना आवश्यक है कि आखिर में ये वाला जो उपकरण है, इस उपकरण से इंटरनेट किसने चलाया, कौन व्यक्ति चलाया। तो इसलिए एक परिचय की आवश्यकता होती है। और उस परिचय की आवश्यकता जो होती है, सॉरी, तो इसमें जो परिचय की आवश्यकता होती है, ये देखिए, हाँ, तो इसमें एक परिचय की आवश्यकता होती है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। और प्रत्येक डिवाइस के लिए यह क्या होता है, अलग अलग होता है, तभी तो बात बनेगी ना। नहीं तो एक मोबाइल से भले ही 10 लोग चलाएं लेकिन उसका तो एक ही रहेगा, और जिस नाम से वो रजिस्टर्ड है उसी को कहा जाएगा कि भाई तुमने ये गलती किया है या तुमने ये चलाया है, लेकिन अलग अलग का अलग अलग रहेगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 4 संख्याओं का क्या होता है, एक समूह होता है। और जो डॉट के द्वारा क्या होता है, डॉट जो सिंबल होता है इसके द्वारा अलग होता है। इसका एक भाग जो होता है वो क्या करता है, नेटवर्क का पता बताता है, मतलब किससे नेटवर्क आप ले रहे हैं। और दूसरा भाग नोड, जो आपका उपकरण है उसका पता बताता है। उदाहरण के लिए अगर इस टाइप से आईपी एड्रेस होता है 202.32.12.164, तो इसमें शुरू के जो 4 हैं, देखिए शुरू के जो ये 4 हैं ये बताएंगे नेटवर्क के एड्रेस। अगर एयरटेल से आप यूज कर रहे हैं तो एयरटेल का एड्रेस बताएगा, और लास्ट के जो 4 हैं नोड का, आपके जो उपकरण हैं उसका एड्रेस बताएगा। तो ये बहुत आवश्यक है आईपी एड्रेस। इससे आप देखेंगे जब साइबर क्राइम हम लोग पढ़ेंगे, साइबर अपराध वाला जो टॉपिक हमको दिया हुआ है, तो उसमें इसका ज़रूरत भी पड़ेगा। इस आईपी एड्रेस से ही हम क्या करते हैं, पता कर पाते हैं कि इस समय पर इस उपकरण, ये वाला जो व्यक्ति था क्या चीज़ें उपयोग में ला रहा था इंटरनेट के माध्यम से। तो ये आईपी एड्रेस है, इसको दिमाग में आप रखिएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रश्न कैसे पूछेगा प्रीलिम्स में, तो पूछ लेगा कि कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ने हेतु एक परिचय की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। ऐसा बोल दिया जाएगा। फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि आईपी एड्रेस कितने संख्याओं का समूह होता है, तो 4 का समूह होता है। आईपी एड्रेस में क्या क्या होता है, तो 2 भाग होता है, एक भाग नेटवर्क का पता बताता है, दूसरा भाग नोड का पता बताता है। तो आईपी एड्रेस का प्रथम 4 संख्या होती है वो क्या बताता है, तो वो नेटवर्क का पता बताता है। अंतिम 4 संख्या क्या बताता है, तो नोड का एड्रेस बताता है, नोड
क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है, पहले लेक्चरों में मैं कवर कर चुका हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से, भले ही सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके पहले से ही कुछ क्वेश्चन के सीरीज आपके साथ लेकर आऊँ, या फिर कंप्लीट होने के बाद ही कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं हर एक उससे, जिससे कि रिवीजन थोड़ा हो जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है वेब पेज में, आपको बताया कि जो टर्म्स प्रयोग में लाए जाएंगे उनको जरूर मैं यहाँ कवर करूँगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए वेब पेज क्या है, मैं पहले ही बताया कि भाई वेबसाइट जब हम लिखेंगे, वेबसाइट जब हम बनाएंगे, तो उस पर एक अकेला पेज बना दिया। जैसे मान लीजिए रिमाइंड आईएएस का वेबसाइट मैं बना रहा हूँ और उस पर केवल एक ही पेज में है, आप जाएंगे तो बस उस पर एक ही पेज दिखेगा और किसी पेज पर जा नहीं सकते हैं। तो उस अकेला एक पेज को, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं कि वो वेब पेज है। अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। भाई कॉपी का पेज अलग, ही इलेक्ट्रॉनिक पेज है, जिसे HTML का प्रयोग करके बनाया जाएगा। डेफिनेटली आपको पता है कि HTML का ही प्रयोग करके बनाया जाएगा, क्योंकि www पर बन रहा है। ये वेबसाइट पर दिखने वाला प्रत्येक वेब पेज क्या होता है, प्रत्येक जो पेज होता है वो एक वेब पेज ही होता है। और वेब पेज में टेक्स्ट हो सकता है, चित्र हो सकता है, रेखा चित्र हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, हाइपरलिंक भी हो सकता है। मुझे अपने पहले वेब पेज पर कुछ हाइपरलिंक लगाने हैं, जिससे कि मेरा दूसरे पेज पे आप चले जाएं, मेरे तीसरे पेज पे चले जाएं, मेरी कोई दूसरी एक वेबसाइट है उस पर चले जाएं, तो उसका लिंक ला कर लगा दूंगा, उस पर चले जाएंगे। मैं अपने यूट्यूब का लिंक ला के वहाँ लगा दूंगा, मेरे यूट्यूब पर जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे आप। मैं टेलीग्राम का लिंक ला के लगा दूंगा, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे चैनल पर चले जाएंगे। तो कुछ भी इसमें से चीज़ें उसमें वेब पेज पर हो सकती है। सिंपल सी बात कि किसी वेबसाइट को या किसी एक पेज का इलेक्ट्रॉनिक पेज अगर बनाओ तो उसको हम बोल देते हैं कि वो वेब पेज है। अब आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट क्या है। तो एकदम सिंपल बात है, वेबसाइट भी वैसे ही हम कवर कर लेंगे। देखिए वेबसाइट क्या है, तो वेब पेजेस के समूह को जब कई वेबसाइट आ जाएंगे, कई वेब पेज एक साथ जोड़ दिए जाएंगे हाइपरलिंक का प्रयोग करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे हमसे बोल रहा है कि वेबसाइट के विभिन्न पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक की व्यवस्था से जुड़े होते हैं, और ये बात मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अथवा करके एक और परिभाषा इसका आप देख सकते हैं कि एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत, भाई एक ही डोमेन नेम में आए तो बढ़िया है। डोमेन नेम क्या है भी आगे बता दूंगा मैं आपको, कल थोड़ा सा बताया भी था। तो पाए जाने वाले वेब पेज को का संकलन हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट कहलाता है। अब बात आ जाती है कि डोमेन नेम, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है पहले ही, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो नोट में, कि डोमेन नेम क्या है और डोमेन नेम व्यवस्था क्या है, इसको आगे समझाया गया है। तो आपको यहाँ पे अपने दिमाग में शांति रखना है कि भाई ये क्या है, आगे बताया गया है। थोड़ा सा अगले पेज पे और चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। मतलब एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत जितने भी पेज जोड़ दोगे आप, जैसे remindies.com मैंने बनाया, http:// किया, उसके बाद लिखा www.remindies.com ऐसा लिख दिया मैंने, और उसमें 20-25 पेज बना दिए। तो एक ही डोमेन के अंदर वो 20-25 पेज आए तो सब क्या कहलाएगा, रिमाइंड आईएएस का वेबसाइट कहलाएगा वो। अब देखिए आगे क्या थोड़ा सा इसमें, और होम पेज क्या है। तो ये सब एक बस टर्म्स है दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। अब होम पेज क्या है, कोई वेबसाइट बनाया गया है, उस वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज है, जो सबसे पहला पेज है उसको बोलेंगे होम पेज। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा और पेज होगा, फिर तीसरा और पेज होगा। किसी भी पेज पर जाएंगे तो आप उस पेज पर, होम पेज पर जाने का एक लिंक दिया रहता है, आप क्लिक मार देते हैं वहाँ तो फिर से होम पेज पर चले जाते हैं। तो अक्सर आपने ये देखा ही होगा। तो वही बोल रहा है, किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ ही क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ये भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है पहले एग्जाम में, हाँ MPPSC में नहीं लेकिन अदर एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इस टर्मिनोलॉजी को डाला है। होम पेज क्या है, किसी वेबसाइट का प्रथम या मुख्य पृष्ठ ही क्या है, होम पेज है। इतना सामान्य क्वेश्चन पूछ लेता है कि कई बार ध्यान न देने के कारण गलती हो जाती है। बहुत कुछ चीज़ें टफ हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं पढ़ पाते और गलती हो जाती है। सामान्यतः किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले उसका होम पेज ही दिखेगा, कंप्यूटर पर प्रदर्शित होता है, जिस पर वेबसाइट पर उपलब्ध विषयों की सूची होती है कि क्या क्या वेबसाइट पर है। और जैसे किताब का फ्रंट पहला पेज होता है ना, उसमें बताता है कि इस पेज पर ये है, इस पेज पर ये है, इस पेज पर ये है। तो किसी वेबसाइट का पहला पेज भी लगभग इसी टाइप का होता है कि उसमें
बताया जाता है कि हमारे इस पेज पर ये है, इस पेज पर ये है। हाँ, न बनाए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। तो किसी वेबसाइट के विभिन्न पेज को देखते समय होम बटन क्लिक करने पर उसका होम पेज स्वतः आ जाता है। अभी बताया कि मैं किसी दूसरे पेज पर चले गए हैं, ऊपर होम पेज का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक मार दिए होम पेज पर तो फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। तो ये होम पेज कहलाता है वेबसाइट का पहला पेज। सिंपल सी बात है, एग्जाम में पूछा सकता है किसी वेबसाइट का, इसे पूछ लेगा कि किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ कहलाता है, और इसमें एक ऑप्शन दे देगा होम पेज। कई बार ऐसा गलती कर देते हैं, हम नहीं कर पाते, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं रहते हैं, वो अगर नहीं पढ़े हैं तो कई बार ऐसा मिस्टेक कर देते हैं वहाँ पे। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी, बस सुनना ही है, इसमें है कुछ ज़्यादा नहीं। अब डोमेन नेम क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, डोमेन नेम मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया डोमेन नेम क्या है। कि जैसे मान लीजिए हमने एक दुकान खोला, तो उस दुकान का कोई नाम डाल देते हैं, कोई नाम बताते हैं कि दुकान का ये नाम है, तो ये हो गया नॉर्मल इस तरीके का नाम। अगर इंटरनेट पर अगर हम अपने दुकान का कोई नाम देना चाहते हैं, तो जो भी नाम देंगे वही उसका क्या कहलाएगा, डोमेन नेम। मेरे कोचिंग का नाम रिमाइंड IAS है, तो रिमाइंड IAS से जुड़ा हुआ जो कुछ भी बनाऊंगा, और रिमाइंड IAS नाम रख रहा हूँ तो वही डोमेन नेम इसका हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है ये यही बोल रहा है कि किसी वेबसाइट का विशेष नाम होता है जो इंटरनेट वेबसाइट की पहचान बताता है। उसके बाद बोल रहा है कि डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। एक्सटेंशन नाम क्या, .com। तो .com क्या है, एक्सटेंशन नाम है। देखिए .com सब में होगा, और भी बहुत सी कोचिंगें हैं सब में .com होगा, तो .com एक्सटेंशन है। .com बदलता है, .com भी बदल सकते, .in कर सकते हैं, .gov कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स रहते हैं लगभग उसी पर। कुछ विशेष प्रकार के 10, 20, 50 हैं वो फिक्स रहते हैं, बाकी जो वेबसाइट का डोमेन नेम रहता है वो बदलता रहता है। RemindIAS.com अगर मैं करूं तो केवल .com रिमाइंड में ही नहीं आएगा, और भी कोचिंगों में x.com, y.com सब में .com है। तो .com एक्सटेंशन होता है, और उसके बारे में नीचे बता रहा हूँ आपको मैं। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम होता है, जबकि एक्सटेंशन नाम कुछ पूर्व निर्धारित विकल्पों में से कोई एक चुना जा सकता है। वही बताया, .com चुन लो, .in चुन लो, .gov चुन लो, .in चुन लो। का नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट संकेत द्वारा अलग किया जाता है। डोमेन नेम में, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा सकता है, डोमेन नेम में अंक अक्षर दोनों हो सकते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है कि एक डोमेन नेम में अंक भी हो सकता है और अक्षर भी हो सकता है, और इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर होंगे। ध्यान रखिएगा, 64 कैरेक्टर, चाहे अक्षर चाहे जो भी आपको यूज करना है, 64 कैरेक्टर यूज करना है आपको इसमें। इससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, कम रहे तो चलेगा। उदाहरण के लिए RemindIAS.com में रिमाइंड IAS क्या है, डोमेन नेम है, जबकि .com क्या है, एक्सटेंशन नेम है। तो आप इस बात को आसानी से समझ गए होंगे कि एक्सटेंशन जो होता है वो कुछ फिक्स रहता है, उसी में से कोई एक चुन लेता है आदमी, जबकि वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो हमको चुनना पड़ता है अपने हिसाब से। आप अपने मन से कुछ, जैसे मान लीजिए कोई दुकान खोल रहा है, किराने का दुकान मान लीजिए खोल रहा है, तो उसने किराना.com कर देगा, या अपने नाम से किराना अगर मान लीजिए मगनू किराना.com कर लेगा, तो मगनू किराना उसका क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। .com कर लिया, .in कर लिया तो उसका एक्सटेंशन हो गया। तो ये डोमेन नेम बहुत ज़रूरी है भाई। डोमेन नेम नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन है। जैसे आप देखेंगे जितनी दुकानें हैं सबका अलग अलग नाम है, कोचिंग से उनका अलग अलग नाम है, तो मैनुअली तो जाके हम पढ़ ले रहे हैं नाम। वेबसाइट जब हम इलेक्ट्रॉनिकी तरीके से देखेंगे तो ये डोमेन नेम ही उनका पहचान बताएगा। समझ गए होंगे आप। अब देखिए कुछ प्रचलित एक्सटेंशन क्या कौन कौन से हैं। ये बताया कि एक्सटेंशन लगभग फिक्स हैं, और एक्सटेंशन कंपनियां वगैरह बनाती रहती हैं, हमें एक्सटेंशन पे जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन कौन से हैं, .gov सरकारी संस्थाओं के लिए, .mil सैनिक संस्थाओं के लिए, .aedu शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, .org संगठनों के लिए, और भी बहुत से हैं, .in हैं, और भी बहुत से हैं, .com जो पूरे वैश्विक उनको संगठनों को बताता है। अब जैसे मैं चाहूँ तो अपना एक और वेबसाइट बना सकता हूँ, RemindIAS.org कर सकता हूँ, RemindIAS.in कर सकता हूँ। तो बाद वाले डॉट के बाद जो आएंगे वो एक्सटेंशन होते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा नोट में कुछ बातें हैं, 3-4 बिंदु, इनको समझ लीजिए। DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या है,
तो ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिनका कार्य क्या रहता है, आईपी एड्रेस और डोमेन को की जानकारी रखना। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं रखना है, बस इतना समझ लीजिए कि डोमेन नेम सिस्टम एक बड़ा कंप्यूटर होता है। एक ही नहीं, कई कंप्यूटर हो सकते हैं जो आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को पकड़ के रखते हैं। और इसीलिए जब वेब ब्राउज़र पे आप नाम डालते हैं तो खट से ये क्या करते हैं, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम के माध्यम से उसको ढूंढते हैं और आपको लाके पहुंचा देते हैं, और फिर आप उसको देख पाते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि डोमेन नेम में केवल एकमात्र विशेष कैरेक्टर हो सकता है, और वो होता है हाइफन। विशेष कैरेक्टर मुझे लगता है कि आज के ज़माने में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आप अगर कुछ भी चीज़ बनाते हैं, कोई पासवर्ड बनाते हैं, तो उस पासवर्ड में भी आप विशेष कैरेक्टर मांगता है वो, कि कम से कम एक विशेष कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप विशेष कैरेक्टर में आप @ लगाते हैं, या फिर आप हाइफन लगा देते हैं, या डॉलर का सिंबल लगा देते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, विशेष कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। तो इसमें मात्र एक, प्रीलिम्स में से फैक्ट पूछना चाहे तो पूछ सकता है, इसमें केवल एक स्पेशल कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, और वो भी स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ क्या होता है, हाइफन। अभी अगले पेज पर इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखिए इसको। तीसरा बात क्या है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें, फिर अगले पेज पर मैं आपको अभी ये बात और समझा दूंगा। देखिए, किसी संगठन को बताने वाला डोमेन जो होता है उसको डोमेन नेम को जेनेरिक डोमेन कहते हैं। अब प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछ सकता ना। किसी संगठन को बताने वाला नाम एक जेनेरिक डोमेन कहलाएगा। जैसे कोचिंग मेरा है, ये संगठन है, तो ये जेनेरिक डोमेन कहलाएगा। जबकि किसी देश को इंगित करने वाला जो रहेगा, जैसे भारत है, अमेरिका है, उनका जो डोमेन नेम रहेगा उसको कंट्री डोमेन कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है। जेनेरिक डोमेन मतलब, आपको अगर तकनीक पढ़ेंगे तो जेनेरिक मेडिसिन भी होती हैं। वो जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांड मेडिसिन, अलग बातें होती हैं। तो वहाँ से आपको कंसेप्ट नहीं लेके चलना है ज़्यादा। आपको बस यहाँ समझ लेना है कि अगर कोई संस्थान है, कोई संगठन है, तो उसके डोमेन नेम को हम क्या बोलेंगे, जेनेरिक डोमेन। और अगर किसी देश का डोमेन नेम है तो उसको कंट्री डोमेन बोलते हैं। इतना दिमाग में बस आप रखें। अब देखिए, अगला टॉपिक आ रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसी में आपको ये जो डोमेन नेम है और थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं, ये भी लगभग वैसा ही बात है। देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता है। तो इसमें डोमेन सब शामिल होगा। देखिएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइट का एक विशेष पता दे दिया जाता है कि ये इस वेबसाइट का पता है। और उसके बाद देखिए क्या होगा कि यह कंप्यूटर नेटवर्क की वह व्यवस्था है जो यह बतलाता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है। तभी तो ढूंढ के लाएगा ना इंटरनेट या कंप्यूटर, और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र, जो वेब ब्राउज़र होते हैं, वेब ब्राउज़र का उपयोग करके किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उसका URL टाइप किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र पर हम क्या करते हैं, वेबसाइट का URL टाइप करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। URL में डोमेन नेम शामिल होता है। तो आपको इससे कन्फ्यूजन होना, कह रहे अभी तो डोमेन नेम बता रहे थे, तो भैया URL में डोमेन नेम ऑटोमेटिक शामिल होता है। तथा इसमें शब्द, अंक या विराम चिन्ह भी हो सकता है। किसी वेबसाइट के में प्रत्येक पेज का अपना अलग अलग URL होता है, जिसे टाइप करके सीधे उस पेज पर ही पहुंचा सकता है। URL के 4 भाग होते हैं, और 4 भाग वो कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले तो होता है प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल में, सबसे पहले तो ये होता है कि किस प्रोटोकॉल में ये काम करेगा। तो TCP IP तो इंटरनेट का है ही, बट ये वर्ल्ड वाइड वेब है, तो किस पर करेगा, आपको आंख बंद करके समझ लेना है कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP पर करेगा। उसके बाद इसमें क्या रहता है, सब डोमेन रहता है। उसमें क्या रहता है, डोमेन रहता है। फिर उसमें टॉप लेवल डोमेन रहता है, और इसी को एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा एक बार कि किसी URL में क्या क्या होता है। अब इसे मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए। ये सबसे ऊपर क्या है, URL है, ये URL है। इस URL के अंदर आएंगे तो HTTP आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। आपको पता है कि ये क्या है, प्रोटोकॉल है। डॉट डॉट जो लगा है, और जो यहाँ पे 2 स्लैश लगे हैं, इसको डायरेक्टरी कहा जाता है, बट राजपथ कहा जाता है, रास्ता बताता है ये। आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है।
www क्या है भैया, सब डोमेन यहाँ पे है। गूगल क्या है, यहाँ रिमाइंड भी हो सकता है, यहाँ मगनू किराना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डोमेन हो गया, डोमेन नेम। और .com क्या है भैया, इसको टॉप लेवल डोमेन बोल दो या एक्सटेंशन बोल दो। तो ये सब मिल के क्या बना देते हैं, URL। और आप कभी देखिएगा गूगल पे कोई चीज़ टाइप करते होंगे तो जो ऊपर देखेंगे तो ऐसा ही टाइप रहता है। और हम चाहें तो किसी वेबसाइट का तो ये अलग होता ही है, उसके हर एक पेज का अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग पता कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर उस पेज का डालेंगे तो डायरेक्ट उस पेज पर ही हमको पहुंचा देगा ये URL। तो ये काम की चीज़ है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि URL में शामिल होता है प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कर देंगे, बड़ा आसान है। आप एक बार चीज़ों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स में वैसे भी ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन के सहारे तो क्वेश्चन करना और आसान हो जाएगा। अब नोट में कुछ बातें ध्यान रखेंगे आप, और ये बात प्रीलिम्स के लिए खासकर जहाँ फैक्ट से क्वेश्चन आने की ज़रूरत होती है, मतलब संभावना होती है, वहाँ इसका काम पड़ जाता है। तो ध्यान रहे कि URL में कोई भी खाली स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी URL जो मैं ऊपर आपको दिखाया, देखिए इसमें कहीं भी खाली स्थान नहीं है। देखिए http. अब ये बोलिएगा सर यहाँ तो खाली स्थान है, खाली स्थान नहीं भैया, यहाँ पे ये वो भले यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कर दिया गया है, बट इस खाली स्पेस नहीं है, कहीं भी इसमें खाली स्पेस आ जाएगा नहीं, यह आप दिमाग में रखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कोई भी खाली स्थान नहीं होता है, एक बात तो ये दिमाग में रखेंगे आप। तथा इसमें प्रयुक्त फॉरवर्ड स्लैश, वही जो डबल डंडी ऐसे ऐसे लगाई गई है, फॉरवर्ड स्लैश फाइल के डायरेक्टरी पथ को बताता है, राजपथ भी बोल सकते हैं, रास्ता को बताता है ये। दूसरा बात क्या है कि URL केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब सीधी सी बात कि इसमें क्या करना है आपको, छोटे अक्षर बड़े अक्षर का महत्व होता है। अगर आप किसी वेबसाइट को छोटे अक्षर में बना है और उसमें आप बड़ा अक्षर लिख रहे हैं तो आप सही पते पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है, जिसको आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि अतः किसी वेबसाइट का URL टाइप करते समय बड़े अक्षरों तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसी बात को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। अगर आप बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, वेबसाइट बनी है, और छोटे अक्षर में कर दिए तो बात बिगड़ जाएगी, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये केस सेंसिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अब आगे पहुँच जाते हैं हम, कुछ छोटे मोटे और बिंदु हैं उनको समझ लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टेलनेट क्या है, देखिए टेलनेट मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर को कहीं दूर पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें टेलनेट का ऑप्शन होते हैं। अगर टेलनेट का ऑप्शन यहाँ चालू कर दिया जाएगा और यहाँ भी चालू कर दिया जाए तो दूर से बैठे ही क्या कर दिया जाएगा, इस कंप्यूटर को ये कंप्यूटर प्रयोग कर लेगा और इस कंप्यूटर के डेटा को ये कंप्यूटर प्रयोग कर लेगा। मतलब सीधा आपको समझने के लिए अगर मैं आप यहाँ बताऊँ तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि दो चार सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है एनीडेस्क, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, एनीडेस्क। या एक और होता है टीम वीवर, एक और होता है क्या, टीम वीवर। ये टीम वीवर, ये सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि एक कोड के माध्यम से हम जोड़ देते हैं। तो आप मुझे अपना कोड बता देंगे एनीडेस्क के माध्यम से, तो मैं यहीं बैठे बैठे आपके लैपटॉप को चलाने लगूंगा। आपके लैपटॉप को जो कुछ भी उसमें करना है सब मैं यहीं बैठे बैठे कर लूँगा, और वैसे ही आप मेरे लैपटॉप का कर लेंगे। तो ऐसे ही टेलनेट भी क्या है, दो कंप्यूटरों को जोड़ने का एक तरीका है, और दो दूरस्थ कंप्यूटर आसानी से इस पर आपस में जोड़े जा सकते हैं। तो टेलनेट में आप बस इतना दिमाग में रखिए जो इसमें बताया गया है कि देखिए टेलनेट, इसकी सहायता से दो कंप्यूटरों को आपस में संपर्क में लाया जा सकता है। इसमें सूचनाओं को संप्रेषित करने वाले कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर और तथा भेजे गए सूचनाओं को अधिग्रहण करने वाले कंप्यूटर को दूरस्थ कंप्यूटर कहते हैं, जिसे वर्ष 1969 में बनाया गया था। तो आपको बस इतना समझना कि टेलनेट क्या है, कंप्यूटरों को जोड़ने की व्यवस्था है, और इसमें मुख्य रूप से स्पेशल 3 कंप्यूटर जुड़ेंगे, जिन कंप्यूटरों को आप लिंक के द्वारा जोड़ेंगे, आप एक दूसरे से कोड बता के जोड़ेंगे, और फिर इस तरीके से एक कंप्यूटर के
जो डेटा है उसको दूसरा कंप्यूटर क्या कर सकता है, आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो टेलनेट में इतना आपको समझिए, टेलनेट क्या है, कंप्यूटरों को जोड़ने को या कंप्यूटरों को संपर्क में लाए जाने की क्या है, एक विधि है। अब आ जाइए नेटिकेट क्या है। दोस्तों टर्मिनोलॉजी बहुत सी हैं, बट मैं उनका प्रयोग कर रहा हूँ जो उनको एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं कभी आए हैं। नेटिकेट क्या है, देखिए इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते समय, जैसे ईमेल कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, इसके दौरान क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है वो शिष्ट व्यवहार करे। अब मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग 4-5 लोग जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति वहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहा है जो शिष्ट नहीं है, सही नहीं है, कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहा है जो वहाँ सही नहीं है, अपना शर्ट निकाल के दूसरा शर्ट पहन रहा है, उसी समय कुछ और कर रहा है, तो ये सब क्या है, शिष्ट व्यवहार नहीं है। तो नेटिकेट का मतलब होता है कि जब इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो उस समय यह अपेक्षा की जाती है कि आप शिष्ट व्यवहार करें, एक शिष्ट व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। इसी को हम बोलते हैं नेटिकेट। हालांकि ये व्यवहार बाध्यकारी तो है नहीं। अब भाई कोई किसी को लग रहा है कि हमें ऐसा करना ही है तो आप उसको ब्लॉक कर लो, हटा लो, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य व्यवहार करे। तो यही बोल रहा है कि सभ्य एवं सुसंस्कृत उपयोगकर्ता द्वारा इसकी हमेशा क्या होती है, अपेक्षा की जाती है। तो नेटिकेट क्या है, पूछ लेगा नेटिकेट क्या है, तो हम बोलेंगे कि इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान करते समय शिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करना ही क्या है, नेटिकेट है। या ऐसा पूछ लेगा कि कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपेक्षित शिष्ट व्यवहार को कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे आप, नेटिकेट। तो ऐसे सब प्रयोग में लाए जा सकते हैं और ये नए शब्द हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल कर लिया है। अब देखिए ये भी एक नया शब्द है, हालांकि जब हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका काफ़ी प्रयोग होगा। तो देखिए इमोटिकॉन क्या है, तो ईमेल तथा ऑनलाइन चैटिंग के दौरान, ईमेल या जो भी ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं के दौरान चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना ही क्या है, इमोटिकॉन है। जैसे आप देखिएगा गुस्सा हो गए आप तो क्या करते हैं, एक ऐसा इमोजी भेज देते हैं जो क्या रहता है, काफ़ी गुस्सा रहता है, उसके ऊपर ऐसे पूरे गरम गरम हवा निकलती रहती है और लाल हो जाता है उसका फेस, तो हम समझ जाते हैं कि गुस्सा हो गया। तो ये बना कैसे है, इन मोशन में, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, इमोशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इमोशन है, आप सही कर लीजिएगा। इमोशन और आइकॉन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संकेतों के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त करना। उदाहरण के लिए मुस्कुराता चेहरा, दुखी चेहरा, अंगूठा दिखाना इत्यादि। कुछ अच्छा कर लिए तो आप अंगूठा दिखाते हैं ना ऐसे, वेल डन। तो यह है इमोटिकॉन। पूछ लेगा कि इमोटिकॉन है, तो हम क्या बोलेंगे, ईमेल या ऑनलाइन चैटिंग के दौरान, ईमेल ही केवल तो ऑनलाइन है नहीं भाई, आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग के दौरान आप कुछ आइकॉन या कुछ चिन्हों, संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि आप इमोटिकॉन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब दिया है इंट्रानेट क्या है। अब दोस्तों इस पर हम लोग बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। इंट्रानेट क्या है, इस पर एक लंबी चर्चा की जा सकती है, बट मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ तो इंट्रानेट क्या है कि इंटरनेट को जब एक संस्था के द्वारा अपने ही अंदर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। हाँ, इंटरनेट से जुड़ा जरूर है, लेकिन सुरक्षा का इसमें विशेष प्रावधान किया गया है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये इंट्रानेट है। और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एकदम ओपन तरीके से जुड़ जा रहे हैं इंटरनेट से, तो उसको एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। इतना दिमाग में बस आप रखें कि जब हम सुरक्षा को ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन एकदम ओपन तरीके से जुड़ जा रहे हैं इंटरनेट से, तो वो क्या है, एक्स्ट्रानेट है। और जब हम सुरक्षा को विशेष ध्यान देते हुए एकदम ओपनली इंटरनेट से न जुड़कर रिस्ट्रिक्टेड वे में इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रानेट। तो ये बात आप दिमाग में रखें, मैं संक्षिप्त रूप से इसको बता दिया। प्रीलिम्स में आप इसको आसानी से संभाल सकते हैं और मेंस में भी बहुत बड़े उसमें आएगा नहीं, अगर आना होगा कभी तो देखिए, किसी संस्था के नियंत्रण के अंतर्गत
स्थापित, मैं वही बोला कि संस्था के नियंत्रण के अंतर्गत है स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें इंटरनेट पर प्रयुक्त हार्डवेयर जो है वो भी संस्था का हो सकता है, सॉफ्टवेयर संस्था का हो सकता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, इंट्रानेट कहलाता है। इंट्रानेट में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, सर्वर तथा ब्राउजर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इंट्रानेट पर इंटरनेट की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, साथ ही नेटवर्क पूरी तरह क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो मेरा मानना है कि बस आप इतना समझ लीजिए कि इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट से ज़्यादा सुरक्षित होता है। इतना ही समझ लें तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रानेट क्या है। एक्स्ट्रानेट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी मैं आपको सिंपल एक ही बात बताऊंगा, लास्ट की लाइन आपको दिमाग में रख लेनी है कि इसमें नेटवर्क की सुरक्षा इंट्रानेट की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी कुछ फॉर्म करना होगा तो बनाएगा इससे, अदरवाइज नहीं बनाएगा, बट ठीक है आप इसको जान लीजिए। देखिए, किसी संस्था के नियंत्रण में स्थित नेटवर्क जो कि किसी अन्य नेटवर्क तथा इंटरनेट से भी जुड़ा हो। पिछला वाला क्या था, किसी अन्य नेटवर्क से नहीं जुड़ा था, वो अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब आपस में जुड़े हुए थे और एक बार इंटरनेट से यहाँ जोड़ दिया गया था तो सुरक्षित था। ये अन्य नेटवर्क से भी जुड़ा है और इंटरनेट से ओपनली जुड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रानेट कहला रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स्ट्रानेट अन्य नेटवर्क से जुड़े उपयोगकर्ता को अपने नेटवर्क में सीमित उपयोग का अधिकार देता है। इस तरह एक्स्ट्रानेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वो तो इंट्रानेट भी लोकल एरिया नेटवर्क ही था, जो किसी अन्य नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट से भी जुड़ा होता है। इसमें नेटवर्क की सुरक्षा इंटरनेट की अपेक्षा कम होती है। मेरा मानना है कि आप बस इतना दिमाग में रखिए कि एक्स्ट्रानेट जो होता है इंट्रानेट से कम सुरक्षित होता है, इतने से ही काम हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस लेक्चर में मैंने प्रयास किया कि इंटरनेट से जुड़े जो भी टर्मिनोलॉजी थी उनको कवर कर लिया जाए और कवर किया भी गया। अब कुछ बातें बच गई हैं जिनको मैं चाहता तो इसी में कवर कर लेता, लेकिन थोड़ा लेक्चर का साइज बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए मैं एक और छोटा लेक्चर लेकर आऊँगा 1 घंटे के अंदर अंदर का ही, जिसमें हम लोग वाईफाई, हॉटस्पॉट, वाईमैक्स, वाइटफाई, साईफाई, लाईफाई, वाइटफाई ऐसे शब्दों का थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये शब्द क्या हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हमेशा काम आएगा। और जैसा कि मेरा लक्ष्य भी है पढ़ाने का कि एक बार पढ़ लें तो प्रीलिम्स मेंस सब कंप्लीट हो जाए, फिर डबल से इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, रिवीजन करना रहे अलग बात है, बट फिर डबल से हम इस पर ही समय अपना ख़राब करें, ऐसा ना करना पड़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे देखते हैं और उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो सोशल मीडिया का होगा, अर्थात सोशल नेटवर्किंग साइट्स का होगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और तैयारी जारी रखिए। बहुत जल्दी अगला लेक्चर आ जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में ही। धन्यवाद।